अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियसली हम लोगों ने एक समरी देखी थी कि हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस क्या होते हैं। अब हम इनकी एक कंप्लीट डिटेल्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपने ये बात याद रखनी है कि कोई भी एक्सरसाइज आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है या कोई मोबिलाइजेशन है, स्ट्रेचिंग है, तो उसके अंदर एक प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा मैटर करता है जिसको आप कहते हैं फिट प्रिंसिपल। फिट प्रिंसिपल के अंदर जो एफ है ना, वो स्टैंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरसाइज, फिर इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज, टाइम और टाइप ऑफ एक्सरसाइज। आई विल नॉट एक्सप्लेन देम क्योंकि प्रीवियसली मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि आपकी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस क्या है। और ये जो फिट प्रिंसिपल है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट की कंडीशन के साथ साथ पेशेंट के गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है और आप क्या आउटकम्स अचीव करना चाहते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पहला डिटर्मिनेंट है दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अलाइनमेंट, ठीक है। अब अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी होती है, मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था। अलाइनमेंट इसलिए ज़रूरी होती है ताकि एक टारगेटेड मसल के ऊपर हम काम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रॉपर अलाइनमेंट और पोजीशनिंग करेंगे तो उससे हमें दो फायदे होंगे। एक तो ये कि स्पेसिफिक मसल को स्ट्रेंथन किया जाएगा, दूसरा ये कि हम क्या कर सकेंगे, सब्स्टिट्यूट मोशन को प्रिवेंट कर सकेंगे। सब्स्टिट्यूट मोशन से क्या मुराद है, जब भी कोई भी मसल वीक होता है ना, तो उसकी एक्टिविटी को ओवरकम करने के लिए या उसकी हेल्प करने के लिए हमारे पास कुछ दूसरे मसल्स आते हैं जो कि उसकी मूवमेंट को कंपनसेट करते हैं, उसकी वीकनेस को कंपनसेट करते हैं। उसको आप कहते हैं दिस इज द सब्स्टिट्यूट मोशन। तो वो हमारे पास प्रिवेंट करती हैं अगर हमने प्रॉपर अलाइनमेंट की होती है, ठीक है। तो अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल यही होता है कि आपके पास दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि मसल फाइबर की डायरेक्शन या लाइन ऑफ पुल क्या थी। हमने ये बात पढ़ी थी, कुछ मसल फाइबर जो है वो पैरेलल पड़े होते हैं, इसी तरह कुछ है जिनकी डायरेक्शन डायगोनल होती है, कुछ पिनेट होते हैं, कुछ मल्टीपिनेट होते हैं। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आपने जो रेजिस्टेंस है या आपने जो अलाइनमेंट है वो अपनी किस तरह से रखनी है, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं कि आपने बॉडी या लिम्ब की पोजीशन जो है वो उसी तरह से रखनी है जिस तरह से आपका जो टारगेटेड मसल है उसके मसल फाइबर्स की अलाइनमेंट है या पुल की अलाइनमेंट है, ये सब चीज़ें। अब इसमें ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो एग्जाम्पल्स है जो इंपॉर्टेंट है। वन इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्लूटियस मीडियस। अब ग्लूटियस मीडियस का आपको एक्शन याद होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एबडक्शन के लिए, ठीक है। लेटरल साइड का मसल है, ठीक है, पोस्टीरियरली पड़ा होता है। तो यहाँ पर आपने ना एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपने ग्लूटियस मीडियस की स्ट्रेंथनिंग करानी है ताकि ग्लूटियस मीडियस के ऊपर सारा इफेक्ट आए, उसकी ही स्ट्रेंथनिंग हो और कोई मसल स्ट्रेंथन ना हो, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, हिप को स्लाइटली एक्सटेंडेड रखना होता है, ठीक है। और पेशेंट की पेल्विस को स्लाइटली फॉरवर्ड, यानी पेशेंट की पोजीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसकी हिप जो है वो फ्लेक्शन के अंदर एक इरेक्ट पोजीशन होनी चाहिए जिसमें उसकी जो हिप है वो क्या हो, एक स्लाइटली, बिल्कुल स्लाइटली एक्सटेंडेड हो और उसकी जो पेल्विस है वो भी एक सही अलाइनमेंट के अंदर हो, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरी चीज़ आती है अलाइनमेंट एंड ग्रेविटी। वो कहते हैं कि अलाइनमेंट में ग्रेविटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हमें पता है ना कि हमारी बॉडी के ऊपर हर वक्त ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही होती है और इसको काउंटर एक्ट करने के लिए हमारी बॉडी को फोर्स जनरेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो कहते हैं ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल वो हमें कहते हैं कि ग्लूटियस मीडियस की ही आप स्ट्रेंथिंग करा रहे हैं और ग्लूटियस मीडियस मसला है पोस्टीरियरली पड़ा हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट जो है वो सुपाइन लाइन के अंदर है और मैंने उसके फुट के साथ जो है ना वो कोई भी वेट जो है वो लगा दिया, ठीक है। अब ये जो वेट पेशेंट के फुट के साथ है, अब पेशेंट क्या करेगा, इस वेट को लिफ्ट करेगा एंटी ग्रेविटी पोजीशन के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर ग्लूटियस मीडियस पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। लाइन पोजीशन के अंदर इस वक्त हमारी कौन सी मूवमेंट हो रही है, हिप जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन मूव हो रही है, हिप जॉइंट के अंदर फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है इंटीरियरली। तो हमने तो कहा था कि ग्लूटियस मीडियस तो फ्लेक्सर है ही नहीं, ये तो है ही एबडक्टर, ठीक है। तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि पेशेंट शुड बी इन साइड लाइन पोजीशन, ठीक है। साइड लाइन पोजीशन में होगा और काफी लेग के ऊपर होंगे तो एबडक्शन जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी होगी और उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी, ठीक हो गया। इसी तरह देखो उसने लिखा हुआ है पेशेंट रोल टुवर्ड्स द स्पाइन, सुपाइन पोजीशन के अंदर होगा तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस चार्जेस या हिप फ्लेक्सर्स एबडक्टर्स की हो ही नहीं रहे यहाँ पर काम, ठीक है। आपकी बुक के अंदर ये दो पिक्चर्स बनी है, आप उनको डिटेल में देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है दैट इज ऑफ स्टेबलाइजेशन। अच्छा, स्टेबलाइजेशन के अंदर ना हमारे पास कहता है कि स्टेबलाइजेशन जरूरी होती है ताकि आप अलाइनमेंट को मेंटेन कर सके, ठीक है। अब इसके अंदर स्टेबलाइजेशन जो है वो हमारे पास दो तरीकों से दी जा सकती है, एक एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन और दूसरी होती है इंटरनल स्टेबलाइजेशन। अब जो एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन है ना वो कहते हैं कि इसमें कोई थेरेपिस्ट होता है वो अपने हाथ से किसी पार्ट को स्टेबलाइज करते हैं। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि अक्सर हम शोल्डर को स्टेबलाइज करते हैं अगर हमने आर्म की कोई मूवमेंट करानी होती है ताकि पेशेंट जो है वो कंपनसेट करने के लिए शोल्डर की श्रगिंग ना कर सके, ठीक है। ये तो हमें पता ही है। इसी तरह हम जो है वो कोई स्ट्रैप्स, बेल्ट्स वगैरह भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरी हमारे पास होती है इंटरनल मोबिलाइजेशन। इंटरनल मोबिलाइजेशन यूजली ऐसा होता है कि जब भी कोई हम हैवी एक्टिविटी करने लगते हैं तो हमारे जो मसल्स है ना वही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि वो एक्टिविटी उसके ऊपर टारगेटेड रहे और प्रिवेंट किया जा सके एनी इंजरी को। देखिए उसने लिखा हुआ है एब्डोमिनल्स स्टेबलाइजेस द पेल्विस ड्यूरिंग बायलैटरल स्ट्रेट लेग रेज, ठीक है। जब भी कोई बायलैटरल एसएलआर कर रहा होता है उस दौरान क्या होता है कि आपके जो एब्डोमिनल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो उसको स्टेबलाइज
स्टेबलाइज कर सके ट्रंक को, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे चीज़ आती है, दैट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेपिटेशन मैक्सिमम। रेपिटेशन मैक्सिमम क्या होती है कि मेरे पास कोई पेशेंट आता है और मैं उसकी असेसमेंट करती हूँ, मैं देखती हूँ कि इस पेशेंट ने 10 kg का वेट जो है वो एक दफ़ा लिफ्ट किया विदाउट एनी फटीग, ठीक है। तो मैं पेशेंट का ये जो 10 kg का वेट है ये डिटरमाइन करेगा कि मैंने पेशेंट की रेजिस्टेंस कितनी करानी है। जो 10 kg का वेट है ये मैक्सिमल वेट होगा जितना पेशेंट लिफ्ट कर सकता है, तो उसकी कैपेसिटी इतनी थी। अब मैंने डिटरमाइन करना है कि क्या मैंने पेशेंट को मैक्सिमल ही उठवाना है, 10 का 10 kg उठवाना है, या मैंने पेशेंट को सब मैक्सिमल वेट लिफ्टिंग करानी है, यानी मैंने 10 से थोड़ा सा कम करके 5 kg तक उसको लिफ्ट कराना है या 4 तक कराना है, ठीक है। तो इससे डिटरमाइन होता है कि इंटेंसिटी जब वो लो होगी या हाई होगी। दूसरी चीज़ आपने हमेशा याद रखनी होती है कि जब भी लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज होती है ना, तो उसके अंदर जो रेपिटेशन है ना वो ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी कम तो क्या होगा, रेपिटेशन ज़्यादा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हमारे पास हाई रेपिटेशन है तो हमारे पास क्या होगी, इंटेंसिटी कम होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर इसी तरह अगर हम लोगों ने क्या करना होता है, इंटेंसिटी को ज़्यादा करना होता है, तो ऑब्वियसली हम क्या कर देते हैं, रेपिटेशन को कम कर देते। इंटेंसिटी ज़्यादा होती है अगर हमने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होता है, और हमारे पास जो है वो इंटेंसिटी कम और रेपिटेशन ज़्यादा होती है अगर हमने किसको इम्प्रूव करना होता है, इंड्योरेंस को इम्प्रूव करना होता है, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसकी बेसिक्स यहाँ पर उसने ना आपकी बुक के अंदर एक टेबल बनाया हुआ है जिसके अंदर उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक जनरल रूल है, वो कहता है कि अगर आपने रिहेबिलिटेशन करानी है, पेशेंट आया है, उसकी इंजरी हुई, उसके बाद आपने आप स्ट्रेंथनिंग के फेज में आ गए, तो आपने हमेशा सब मैक्सिमल लोडिंग करनी होती है। लेकिन अगर आपने कंडीशनिंग करानी होती है, तो यानी पेशेंट कोई एथलीट है, वो ऑलरेडी एक्टिव है और अब आपने मजीद उसको स्ट्रेंथन करना है, इन दैट केस आपने नियर मैक्सिमल या मैक्सिमल लोड लिफ्टिंग करानी होती है। यानी पेशेंट 10 कर रहा था तो मैंने उसको 10 kg ही लिफ्ट कराना होता है, ठीक है। अब हमारे पास सब मैक्सिमल और मैक्सिमल के अंदर उसने डिफरेंस बताया हुआ है। कहते हैं कि अर्ली सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग के अंदर, इमोबिलाइजेशन के बाद, यानी पेशेंट बहुत ज़्यादा देर तक इमोबिलाइज रहा, उसके मसल वीक है एट दैट पीरियड, ठीक है। इनिशियल एक्सरसाइज लर्निंग, जब पेशेंट एक्सरसाइजेज सीख रहा है तब। मोस्ट चिल्ड्रन और ओल्डर एडल्ट के अंदर आप सब मैक्सिमल कराते हैं। और आपका जब गोल मसल इंडोरेंस को इंक्रीज करना, मैंने आपको पीछे भी बताया था, क्योंकि ये लो इंटेंसिटी है और इंडोरेंस को इंक्रीज करने के लिए रेपिटेशन ज़्यादा मैटर करती है, तो हमने इंटेंसिटी कम कर दी ताकि रेपिटेशन ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह हमारे पास नियर मैक्सिमल या मैक्सिमल जब हमने स्ट्रेंथ और पावर को इंक्रीज करना है, हेल्दी एडल्ट्स के अंदर, कंडीशनिंग प्रोग्राम्स के अंदर या कम्पिटिटिव ट्रेनिंग के अंदर हमने ये करनी होती है। इसी तरह उसने लिखा हुआ है कि वार्म अप और कूल अप के लिए, मतलब कूल डाउन के लिए, मतलब स्टार्टिंग में एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, उसके बाद आप ये कर सकते हैं, या स्लो वेलोसिटी आइसोकाइनेटिक ट्रेनिंग के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, कि हम आगे डिटेल में भी पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि इसके अंदर आपने प्रिकॉशंस ये रखनी होती है कि किसी भी तरह से पेन इंक्रीज ना हो, कार्डियोवास्कुलर जो अगर पेशेंट कार्डियोवास्कुलर कंडीशन से सफर कर रहा है तो उसकी मजीद डैमेज ना हो। इसी तरह इनिशियल एक्सरसाइज लोड एंड डॉक्यूमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है जो हमने पीछे पढ़ा है, रेपिटेशन मैक्सिमम, द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ अ वेट मसल कैन मूव थ्रू फुल रेंज ऑफ मोशन with control for a specific number of repetition, that is called as repetition maximum. If it is one time, that is called as repetition maximum, और if it is 10 repetition तो that is called as 10 repetition maximum। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम लोग पेशेंट को क्या कर सकें, एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को डिटरमाइन कर सकें। अब 1 repetition मैक्सिमम हेल्दी और यंग एडल्ट के लिए, एथलीट के लिए और ओल्डर एडल्ट के लिए जो है वो मैटर करती है, जबकि हमारे पास जो है वो 10 repetition मैक्सिमम लेटर स्टेजेस के अंदर। अब वो कहते हैं कि 1 repetition मैक्सिमम को यूज़ नहीं करना अगर सॉफ्ट टिश्यू इंपेयरमेंट है, इंजरी है, ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास ना इसके अलावा क्या ऑल्टरनेटिव मेथड होंगे, तो हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो टेंसियोमीटर होता है, फिर हमारे पास आइसोकाइनेटिक डिवाइसेस होते हैं, हैंड हेल्ड डायनेमोमीटर होती है, ठीक है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बोल सीआर स्टैंड स्केल्स होते हैं, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रेनिंग जोन। अब इसके अंदर ना आपने ये डिटरमाइन करना होता है कि आपने पेशेंट को कितना वेट लिफ्ट कराना है, ठीक है। अगर जो है वो पेशेंट सेडेंटरी है तो आपने 1 रेपिटेशन मैक्सिमम के 30 to 40%, यानी अगर वो 10 kg लिफ्ट कर रहा था तो मैंने उसको 3 से 4 किलो अब उठवाना है। अगर पेशेंट अनट्रेंड इंडिविजुअल है, इसी तरह हाईली ट्रेंड है तो 8 kg से भी ज़्यादा, यानी 80% से भी ज़्यादा, इसी तरह 40 to 70 फॉर अनट्रेंड एडल्ट, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने करानी, कि आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपने जो भी एक्सरसाइज करानी उसके अंदर लोडिंग कितनी होगी। फॉर एग्जांपल बेंच प्रेस है, उसको 30% ऑफ द बॉडी वेट, लेग एक्सटेंशन है तो 20%, या आपने वेट को सेट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द वॉल्यूम ऑफ द एक्सरसाइज जो हमने कंसीडर करने होते हैं, फिर एक्सरसाइज ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।